बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 23 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फ़ैसला सुनाया, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से, उसका तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया है और उस तहरीरी हुक्मनामे पर बात करेंगे। और उससे पहले जो समाअत हुई कल की, उस पर भी बात करेंगे कि उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने उठाए और जिनको जो है वो अदालत ने कंसिडर करने के बाद अदम इत्मीनान का इजहार किया और फ़ैसला वो सुनाया जो कि आप सुन चुके हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को चैलेंज किया था एतजाज़ एहसन साहब ने। तो इब्तदा उन्होंने की थी, उसके बाद फिर कुछ दरखास्तें आई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि एतजाज़ एहसन साहब अपने अदालती करियर के अहम तरीन केसेस में से एक बड़ा केस उन्होंने जीता है। और एतजाज़ एहसन साहब जो है वो आज भी यानी कल भी कमरा अदालत में ख़ुद मौजूद थे। इस केस के दौरान जितनी भी समातें हुई तकरीबन हर समात पर आते रहे और वो पूरा अपना इनपुट देते रहे। वो कोर्ट रूम में बैठ के तमाम समातें सुन के और जो उनकी लीगल टीम है जो उनकी तरफ से दलाइल दे रहे थे, लतीफ़ खोसा साहब, उनको वो बताते रहे। दीगर जो वकला हैं उनकी रहनुमाई करते रहे। और आप ये कह सकते हैं कि इस केस में ज़ाहिर है वो पिटीशन भी सबसे पहले उनकी थी और बहुत बड़ा उनका इसमें इनपुट भी है और उनकी जो है वो रहनुमाई भी है एतजाज़ एहसन साहब की। और ये क्योंकि इसको पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अहम फ़ैसलों में से एक फ़ैसला कहा जा रहा है, तो हमेशा इसमें आप एतजाज़ एहसन साहब का नाम तारीख़ में, क्योंकि अदालती फ़ैसले तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसमें रहेगा कि एतजाज़ एहसन साहब ने पहल की थी और वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आए थे। पहले तो ये जो तहरीरी हुक्मनामा आया है इसमें अदालत की जानिब से लिखा गया है कि किस किस ने इसको चैलेंज किया था। जवाद एस ख्वाजा साहब ने इसको चैलेंज किया था। एतजाज़ एहसन साहब ने, एतजाज़ एहसन साहब का पहले आया था, लेकिन वो क्योंकि फिर जब जवाद एस ख्वाजा साहब ने चैलेंज किया तो उनका नाम पहले नंबर पर आ गया, एतजाज़ साहब का सेकंड नंबर पर आ गया। लेकिन इस हवाले से अदालत में बात हुई कि एतजाज़ एहसन साहब के नाम से ही इसको जो है वो इस केस का जो टाइटल है वो होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से होता ही नहीं होता। फिर उसके बाद करामत अली एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन, ज़मान खान वर्दक और जुनैद रज़ाक वर्सेस फेडरेशन, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया था। और इसी तरह से इमरान अहमद ख़ान न्याजी, करामत अली एंड अदर्स, फिर इसी तरह हफीज़ुल्लाह न्याजी, कुछ CMAs हैं, कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम, नईमुद्दीन कुरैशी, इमरान अहमद ख़ान न्याजी, ये मुख्तलिफ CMAs हैं, मुख्तलिफ दरखास्तें भी हैं। अदालत ने नाम लिखे चौधरी एतजाज़ एहसन, सबसे पहला नाम एतजाज़ एहसन साहब का लिखा है अदालत ने कि वो जो है वो जो है कौन कौन हमारे सामने पेश उतरा। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब जो हैं वो जवाद एस ख्वाजा साहब की जो पिटीशन उसकी तरफ से पेश हुए और क्या खूबसूरत उन्होंने दलाइल दिए और कितनी ज़बरदस्त तैयारी के साथ वो पेश उतरे। सरदार लतीफ़ खान खोसा, सरदार शहबाज अली खोसा, मोहम्मद वोडा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ज़मान खान वर्दुक, सलमान अकरम राजा साहब, ये जिनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे थे उनकी तरफ से एक मुलजिम की जानिब से पेश हुए सलमान अकरम राजा साहब, और सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह AOR, बुशरा कमर साहिबा, मुक्तदिर अख्तर शब्बीर साहब, मोहम्मद शुएब शाहीन साहब इमरान खान की जानिब से, अजमल गफ़्फ़ार तूर और मोहम्मद आबिद हुसैन साकी, ये जो हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब की एप्लीकेशन थी हसन न्याजी साहब के मामले में। और इसी तरह से इनके अलावा अजमल गफ़ार तूर साहब का भी नाम लिखा हुआ है, सलाउद्दीन अहमद साहब का नाम लिखा हुआ है, और चौधरी अख्तर अली AOR, हाफिज़ अब्दुर्रहमान अंसारी इन पर्सन, और साजिद अलियास भट्टी साहब और तलत महमूद जैदी साहब। ये बाकी फेडरेशन की तरफ से मंसूर उस्मान आवान साहब, आमिर रहमान साहब, और एडिशनल अटार्नी जनरल जो है वो इब्राहिम ख़ान साहब। इसी तरह से जो एडिशनल अटार्नी जनरल असिस्टेड बाय इब्राहिम ख़ान एसोसिएट, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सनाउल्ला जाहिद एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं वो थे। इसी तरह से बाकी KP की तरफ से आमिर जावेद, सुल्तान मज़र शेर खान, इसी तरह से बलूचिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयाज़ खान सवाती और एडिशनल AG हैं बलूचिस्तान के। इसी तरह से रिस्पोंडेंट नंबर 9 की तरफ से मिस्टर उज़ैर करामत भंडारी, इमरान खान साहब की तरफ से एक जो इमरान खान की जानिब से पिटीशन थी, एक जो है वो एप्लीकेशन थी। भंडारी साहब ने भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो दलाइल दिए और बहुत इन्होंने अदालत को जो है वो कायल किया। इसी तरह से
जो मिडारी साहब के अलावा जो शाह खबर साहब जो हैं वो पेश हुए थे, वो भी थे, आई थिंक वो वज़ीर दाखिला की तरफ से थे, और इरफान कादिर साहब वज़ीर जो दिफा हैं उनकी तरफ से थे। खैर, अदालत के अब आ जाएँ अहम पॉइंट्स के ऊपर। जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है उसके वही है जो अनाउंस हुआ था, लेकिन इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो इससे पहले दलाइल हुए वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तें जो है वो मंजूर करते हुए आम शहरियों का ट्रायल फ़ौजदारी अदालतों में करने का हुक्म सुनाया, और मुख्तसर जो फ़ैसला है उसमें अदालत ने जितने भी अब तक ट्रायल हुए हैं, ये 9 और 10 मई के जो मुल्ज़मान थे उनके जो अब तक ट्रायल हुए हैं उन ट्रायल्स को उन्होंने कलअदम करार देते हुए आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D और 21D2 गैर आइनी करार दिया है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 59 जो है उसका सब सेक्शन 4 उसको भी गैर आइनी करार दिया है। और अदालत ने कहा है कि 9 मई के बाद ज़ेर हिरासत 103 मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजदारी अदालतों में चलेगा, यानी जो सिविल कोर्ट्स हैं फ़ौजदारी की उनमें चलेगा। 9 और 10 मई के ऐसे दीगर मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजदारी अदालतों में चलाया जाएगा। अदालत मज़ीद कहा कि मुल्ज़मान का ट्रायल आम कानून या स्पेशल कानून के तहत जो है वो मुकदमात जो उनके ऊपर बनते हैं वो चलाए जाए, यानी अगर ATC में चलाना है कोई स्पेशल कोर्ट जो भी है, या रूटीन की जो आम जो फ़ौजदारी अदालतें हैं क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो चलाया जाएगा। और 10 मई वाक़यात पर आर्मी कोर्ट्स में चलाए गए मुकदमात गैर मौसर करार दे दिए अदालत ने, और फैसले में वाज़ेह किया है कि कोर्ट मार्शल समेत किसी किस्म की भी कार्रवाई जो है वो गैर मौसर है। अब तक 9 और 10 मई के मुल्ज़मान के वाले से जितनी कार्रवाई हुई है उसको अदालत ने कलअदम कर दिया है। और जुजाई अफरीदी साहब हैं, उन्होंने आर्मी एक्ट शिकों को गैर आइनी करार देने पर अपना फ़ैसला महफूज रखा है, जबकि एजाज़ुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़हर अली अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा ने शिकें जो हैं वो गैर आइनी करार दी हैं। आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करार देने की हद तक जस्टिस जाई अफरीदी ने भी फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ किया है। अच्छा, जब इससे पहले जब समाअत हुई तो ये जो 5 रुकनी बेंच है, जब इसने जो है वो दलाइल का आगाज़ किया, तो एक तो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा इस 5 रुकनी बेंच के सामने कि अदालत को आगाह करूंगा कि 2015 में की गई आइनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई गई थीं। अदालत को ये भी बताऊंगा कि इस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी थी, और इस वक्त फ़ौजी अदालतों में ये जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके लिए आइनी तरमीम की क्यों ज़रूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आर्मी एक्ट फ़ौजदारी कानून के तकाज़े पूरे करता है। इस पर जस्टिस जावेद अहसन ने सवाल उठाया कि माजी की फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे? क्या 2015 के मुल्ज़मान आम शहरी थे, गैर मुल्की थे या दहशतगर्द थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्ज़मान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। 2015 की बात हो रही है जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, आइनी तरमीम की गई थी। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुल्ज़मान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत की तरफ से सवाल पूछा गया था कि मुल्ज़मान पर चार्ज कैसे फ्रेम होगा, तो इसका जवाब यह है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फ़ौजदारी मुकदमे के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे और 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फ़ौजी अदालत के फ़ैसले में वजूहात दी जाएंगी, शहादतें रिकॉर्ड होंगी, आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। फ़ौजी अदालत के फ़ैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि दलाइल के दौरान उठाए गए अदालती सवालात के जवाब भी तफसील से दूंगा। 21वीं आइनी तरमीम इसलिए की गई थी कि दहशतगर्द आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं थे। दहशतगर्दों के फ़ौजी ट्रायल के लिए 21वीं आइनी तरमीम की गई। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने सवाल उठाया कि दहशतगर्दों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं? क्या 21वीं आइनी तरमीम के वक्त भी मुल्ज़मान ने फ़ौजियों या फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया था? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 21वीं आइनी तरमीम में ममनुआ इलाकों में हमले वालों के फ़ौजी ट्रायल की शिक शामिल की गई थी। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने सवाल किया कि जो ट्रायल फ़ौजी अफसरान को काबिल कबूल नहीं था वो दूसरों का कैसे किया गया? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फ़ौजी अदालतों की तरमीम के केस में तआस्सुब का मामला भी उठाया गया था। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं? जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि आइन का आर्टिकल 8 क्या कहता है अटॉर्नी जनरल साहब? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 8 के बुनियादी हकूक़ के बरखिलाफ़ कानून साजी, यानी आर्टिकल 8 कहता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के बरखिलाफ़ कानून साजी बरकरार नहीं रह सकती। जिस पर जैसे आयशा मलिक ने सवाल उठाते हुए कहा कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए है।
अफवाज के नज़्म व ज़ब्त के लिए मौजूदा कानून का इतलाक़ सिविलियंस पर कैसे हो सकता है? 21वीं आईनी तरमीम का दिफा कैसे किया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अफवाज का नज़्म व ज़ब्त अंदरूनी, जबकि फ़ौज के फ़राइज़ के अंजाम में रुकावट डालना बैरूनी मामला है। फ़ौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो इसके ज़िम्मे में आए। जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जिन कवानीन का आप हवाला दे रहे हैं वो फ़ौज के डिसिप्लिन से मुतल्लिक़ हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी पार्लिमान की मर्ज़ी पर छोड़ी जा सकती है? मुल्क का आइन बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाता है। आम शहरियों पर आर्मी के डिसिप्लिन और बुनियादी हकूक़ मुअत्तली के कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं? यानी जो फ़ौज के इंटरनल सिस्टम को बरकरार रखने के लिए जो कवानीन हैं उनका आम शहरियों पर इतलाक़ जो है वो कैसे किया जा सकता है? उसमें तो बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हो जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि सिविलियंस के भी बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हो जाएँ? जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि अदालत ने यह दरवाज़ा खोला तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला भी बुनियादी हकूक़ से महरूम हो जाएगा। क्या आइन की ये तशरीह करें कि जब दिल चाहे बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए जाएँ? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ इसी सूरत होता है जब जुर्म फ़ौज से मुतल्लिक़ हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस और दफ्तर ख़ारजा पर हमले पर भी लग सकता है। कोर्ट मार्शल का आइन के आर्टिकल 175 से कोई तल्लुक़ नहीं। आर्टिकल 175 की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल कलअदम नहीं करार दिया जा सकता। ममनुआ इलाकों और इमारात पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में जा सकता है। जस्टिस एजाज़ुल अहसन सवाल उठाया कि जब दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी थी तो क्या मुल्क के आम शहरियों के लिए नहीं है? मैं आपके दलाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्म्ड फोर्सेस से मुल्ज़मान का डायरेक्ट तल्लुक़ हो तो किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन की बात करता है। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो आर्मी एक्ट का दिबाचा पढ़ें। जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने कहा कि कानून पढ़ें तो वाज़ेह होता है कि ये तो फोर्सेस के अंदर के लिए होता है, आप इस कानून का सिविलियन से तल्लुक़ कैसे दिखाएंगे? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का भी कहता है। किसी को अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी इस कानून में जुर्म बन जाता है। जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने कहा लेकिन जो कानून है वो मुसल्लह अफ़वाज के अंदर जो अफराद हैं उनकी बात करता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बात फोर्सेस में डिसिप्लिन की हद तक होती तो ये कानून सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अंदर की बात करता। जब ड्यूटी से रोका जाए तो फिर दीगर अफराद भी इसी कानून में आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आइन और कानून फ़राइज़ की अदायगी का पाबंद आर्म्ड फोर्सेस को करता है। कानून उन्हीं को कहता है कि आप फ़राइज़ अदा ना कर सकें तो आइन के बुनियादी हकूक़ का असूल आप पर नहीं लगेगा। इस बात को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो उन्हें डिस्टर्ब करे उनके लिए कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस से तल्लुक़ की इस्तिलाह भी मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं लियाकत हुसैन केस से भी दलाइल देना चाहूँगा। अटॉर्नी जनरल ने FB अली केस का भी हवाला देते हुए कहा कि ब्रिगेडियर FB अली रिटायर्ड हो चुके थे, इसलिए सेक्शन 21D के तहत चार्ज हुए। देखना यही होता है कि क्या मुल्ज़मान का तल्लुक़ आर्म्ड फोर्सेस से साबित है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद कहा कि इस अदालत ने 21वीं आईनी तरमीम का जायज़ा लिया और करार दिया कि फेयर ट्रायल का हक़ मुतासर नहीं होगा। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप सारे जो केसेस पढ़ रहे हैं वो आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक़ हैं, वो उनके केसेस आप पढ़ें। इन केसेस का मौजूदा हालात से क्या तल्लुक़ है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी गुजारिश यह है कि गठजोड़ वाला मामला मौजूदा है। जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल को आइन तस्लीम करता है? अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत ने फ़ौज की तहवील में मौजूद मुल्ज़मान की 9 दरखास्तें मुस्तरद कर दी। उन दरखास्तों में कहा गया था कि उन्हें फ़ौजी अदालतों में जारी ट्रायल्स पर कोई एतराज़ नहीं है और वो इस ट्रायल से खुश हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल है साजिद अलियास भट्टी, वो फ़ौज की तहवील में मौजूद 9 अफराद की जानिब से पेश हुए तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इन दरखास्तों में जो बयान हल्फी हैं वो इन मुल्ज़मान के अपने नहीं हैं। इस पर साजिद अलियास भट्टी ने कहा कि मेरी खुद उनसे बात तो हुई है, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस तरह हम ये दरखास्तें देख ही नहीं सकते। उसके बाद फिर फ़ैसला महफूज हुआ और फिर वो फ़ैसला सुनाया गया और वो दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई क्योंकि उनके साथ बयान हल्फी जो हैं वो नहीं लगे हुए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं नाम शायद मिस कर गया हूँ, वो है वो हैं जो फैसल सिद्दीकी साहब, उनका नाम शायद मैं जो सिविल सोसाइटी के 5 अरकान ने फैसल सिद्दीकी साहब के ज़रिए जो है वो दरख्वास्त दायर की थी और फैसल सिद्दीकी साहब भी मेरे पसंदीदा वकला में से एक हैं, बहुत ज़बरदस्त वकील। और मैं आपको याद होगा
मैं जब ये शाहरुख और वो शाहरुख जतोई केस, शाहज़ेब कत्ल केस, ये सारे केसेस चलते रहे और इन बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो, सिविल सोसाइटी के केसेस हों, ह्यूमन राइट्स के मामलात हों, इन सारों पे जितने भी केसेस किए हैं फैसल सिद्दीकी साहब ने, जो केसेस उन्होंने लड़े हैं, वो बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। और बल्कि मुझे ये भी याद है कि मैंने फैसल सिद्दीकी साहब की कुछ वीडियोस में इतनी तारीफ़ की कि मुझे कुछ वकला का आया कि यार आप तो बिल्कुल ही फैसल सिद्दीकी साहब की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो मैंने कहा जी, जितनी वो तैयारी के साथ पेश होते हैं और जितना ज़बरदस्त वो केस लड़ते हैं तो ज़ाहिर उनकी तारीफ़ बनती है। और फरमाइशी प्रोग्राम तो होता नहीं है, कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि मेरी तारीफ़ करो, बल्कि मेरी तो उनसे उस तरह से मतलब कोई तल्लुक़ भी नहीं था, दुआ सलाम भी नहीं थी। अब बड़े अच्छे तरीके से हम उनसे मिलते हैं और मैं तो उस वक्त से उनकी तारीफ़ करता हूँ कि वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत बड़े वकील हैं। तो ये चीज़ थी, ये मैंने आपके सामने मामलात रखे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नाज़ रहो। अल्लाह हाफ़िज़।